जैसे आपकी शादी हुई थी कुछ सालों पहले तो आपको रिलेटिव से काफ़ी सारे कैश गिफ्ट रिसीव हुए होंगे, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है? क्योंकि नॉर्मल गिफ्ट और मैरिज गिफ्ट में दोनों में बहुत अंतर है। और इंडिया इज़ ऑल अबाउट भेड़ चाल। यदि एक ने किया है तो मैं भी करूँगा। अब उनको नहीं पता कि उसने क्यों किया है, कहाँ लगाया है। ठीक है, उसने इसमें लगा दिया, देख के हाँ मैं भी लगा दूँगा। कि मान लीजिए मैं प्रॉपर्टी 40 लाख की खरीद रहा हूँ, लेकिन उसकी रजिस्ट्रार या गाइडलाइन वैल्यू 60 लाख है, तो आपके हिसाब से टैक्सेशन किस पे लगना चाहिए, 60 लाख पे कि 40 लाख? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के एक्सपर्ट्स, जो आज जीएसटी और इनकम टैक्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनके सॉल्यूशन बताएंगे। तो हमारे साथ है पीडी पाहुजा जी और उनके सुपुत्र सलिल पाहुजा जी। तो एक पिता पुत्र के साथ दूसरे पिता पुत्र। तो सर, लोग इंडिया में इतना ज़्यादा टैक्स या इनकम टैक्स का नाम सुन के डर क्यों जाते हैं? क्यों इतना खौफ है उनके अंदर? ये आप कब की बात कर रहे हैं? ये वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। और गवर्नमेंट ने बहुत ही मतलब इनकम टैक्स के जो जितने प्रोविजंस हैं बहुत सरल कर दिए हैं। अच्छा। और अब कहीं पे भी ऐसा कोई खौफ नहीं है। हाँ। केवल जानकारी का अभाव है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स कोई हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और इनकम टैक्स ने बहुत अभी जो नया एक्ट 2025 लागू हुआ, हाँ। बहुत ही नियम सरल कर दिए हैं और कहीं भी कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके। लेकिन फिर भी जब लोगों के पास नोटिस आता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि क्या करना है, इसका कैसे होगा। नोटिस का वही अवेयरनेस। हाँ, अवेयरनेस कम है। पुराने ज़माने में नोटिस आना मतलब एक बहुत बड़ा एक स्क्रूटनी होती थी, स्क्रूटनी के नाम से डरते थे। अब इतना इजी हो गया है कि और प्रोफेशनल्स बहुत हो गए हैं। जैसे हम लोग जैसे प्रोफेशनल्स हैं, हाँ। बहुत हो गए हैं। पहले प्रोफेशनल्स कम थे, कुछ त्रुटियां होती थी उनसे और टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा लगता था। तो वो डर आज भी लोगों को जमा हुआ है। अच्छा। जबकि अब प्रोफेशनल के आने के बाद ये सब चीज़ें कम हो गई हैं। इसलिए आगे भी कोई नोटिस आता है तो कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही हैं, आप उनको उचित जवाब दे दीजिए, कहीं कोई डर नहीं है। ठीक है। तो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, सब चीज़ें करते हैं, फिर भी उनके पास नोटिस आ जाता है, तो वो क्या ऐसी गलतियाँ करते हैं कि नोटिस आता है उनके पास? देखिए, सामान्यतः आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है। हाँ। पोर्टल में आप देखेंगे, इनकम टैक्स के पोर्टल में तो AIS और 26AS, हाँ, दिखता है उसमें। ATS जो आता है, TIS जो आता है, वो आप उससे रिटर्न भरने से पहले उसको मिला लीजिए। ओके। अगर आपको कहीं पे भी कोई मिसमैच नहीं है तो आपको कोई नोटिस नहीं आएगा। ओके। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी हुई है आपको रिटर्न भरने के लिए। ठीक है, तो मेन उसी के कारण आता है। मेन उसी कारण होता है। अगर मिसमैच है हाँ। तो रिटर्न भरने से पहले आप उसको मिला लीजिए, कहीं कोई आपका मिसमैच तो नहीं है। हाँ। मिसमैच आएगा तो श्योर है कि वो नोटिस आएगा। बिल्कुल। ठीक है। सर, बहुत लोगों को ये भ्रम है या एक गलती है उनकी कि वो बोलते हैं हमारे करेंट अकाउंट में जो अमाउंट आया है किसी भी प्रकार के बिजनेस का, तो उसका वो बिल वाला है हमारा, और जो सेविंग अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन कर रहा है या किसी से ले रहा है, किसी को दे रहा है, या बहुत से ऐसे हैं जो फुटकर सामान ले जाते हैं तो UPI कर देते हैं उनके सेविंग अकाउंट में। वो क्या सोचते हैं कि हम ये GST में छुपा लेंगे इसको। देखिए सर, एक चीज़ को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, GST इज़ अ पैन बेस्ड। आपके GST में आपका पैन नंबर, तो इंसान तो एक ही है, उसके जेब अलग है, ऊपर का जेब, नीचे का जेब, पीछे का जेब तो आप ही का ही है। हाँ। अब आपकी पॉकेट में अमाउंट आया इज ऑल योर्स। चाहे इन फॉर्म ऑफ लोन आ रहा है तो चलो आप उसको GST बचा लो, हाँ, कि आपको रिपे करना है। पर यदि इन फॉर्म ऑफ सेल आ रही है और किसी भी बैंक में आएगी, हाँ। तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन ही है, तो आपको उसके ऊपर GST रेट जो भी एप्लीकेबल हो आपको लगेगा, चाहे किसी भी बैंक में आ रही हो। तो सलिल भैया, जैसे आपकी शादी हुई थी कुछ सालों पहले, तो आपको रिलेटिव से काफ़ी सारे कैश गिफ्ट रिसीव हुए होंगे, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है? मतलब उस पर क्या टैक्स लगता है जो भी गिफ्ट रिसीव होते हैं रिलेटिव से? आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं हुई अभी, तो पता नहीं ना, इसलिए तो इनका सलिल आपको जवाब दे रहा है। देखिए, ये जो पॉइंट है, आप बहुत अच्छे पॉइंट और बहुत चुनिंदा पॉइंट लिख कर आए हैं, क्योंकि नॉर्मल गिफ्ट और मैरिज गिफ्ट में दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा। नॉर्मल गिफ्ट इनकम टैक्स में 56 to 10 में
क्लॉज 10 कवर्ड है, हाँ जो कि रिलेटिव की डेफिनेशन आ जाता है, जिसमें अदर देन रिलेटिव आप 50,000 तक ले सकते हैं। ठीक है ये नॉर्मल गिफ्ट में आता है कि आप मुझे गिफ्ट दे दीजिए 50,000 तक, उसमें कोई टैक्स नहीं है। ठीक है अब आपने पॉइंट उठाया है वो मैरिज गिफ्ट का, और वो भी मेरी मैरिज गिफ्ट का। अब बीइंग अ टैक्स प्रोफेशनल मैं तो इन सब चीज़ों में बहुत एक्टिव हूँ। मैंने ऑलमोस्ट सबसे गिफ्ट लिए हैं और सबको इनकम टैक्स में दिखाया है, जहाँ से गिफ्ट मिल सके सबको दिखाया है। मैरिज गिफ्ट इनकम टैक्स लॉस में बोलता है कि आपको किसी भी टाइप का टैक्स नहीं लगेगा इन एनी फॉर्म ऑफ इनकम आ रहा हो, चाहे वो कैश में आए या मूवेबल एसेट में आए या इमूवेबल एसेट में आए। ओके आपको किसी टाइप का टैक्स नहीं लगेगा इफ आपके ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज में है। ओके ओके पर इसमें भी बहुत अच्छा क्लॉज है, आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। चाहिए हाँ अब आपने क्या किया कि आपने मैरिज कर दी, उसमें खर्चे दिखाया 15 लाख रुपए का, पर गिफ्ट ले ली 1.5 करोड़ की, 15 लाख रुपए की, 50 लाख ऐसा रुपए की। घपला नहीं होना तो चाहिए। ये लायबल नहीं है। यदि आप गिफ्ट दिखा रहे हैं उसमें आपके पास लिफाफे होने चाहिए, चाहिए, यदि हाँ। ऑनलाइन आ रहा है तो आपके पास बैंक में प्रूफ होना होना चाहिए। बैंक का प्रूफ होना चाहिए। यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है तो उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ओके इसी फॉर्म में आप ले सकते हैं, जितना लेना है आप ले सकते हैं, पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। ओके ओके तो जितने भी छोटे ट्रेडर्स हैं या कंसल्टेंट हैं या जो भी छोटा बिजनेस करते हैं वो 44 AD में या जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है उसमें अपना टैक्स ये रिटर्न भर सकते हैं। तो वो लोग उसमें क्या ऐसा मिसयूज़ करते हैं या क्या ऐसी गलती करते हैं 44 AD की रिटर्न भरते टाइम? देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में 44 AD, हाँ। 44 ADA हाँ इस टाइप की धाराएं लाई गई हैं जो प्रिजम्पटिव इनकम की बेसिस पे हैं। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, इसमें मिनिमम जो अगर इलेक्ट्रॉनिक चैनल से, बैंकिंग चैनल से पैसा आता है तो उसमें 6% मिनिमम प्रॉफिट दिखाना पड़ता है हाँ और कैश में 8%। ये इसलिए लाई गई है सुविधा कि आपको बुक्स न रखनी पड़े। हाँ 44 AD डबल ए में हाँ, हाँ। कि आपको 44 AA में बुक्स न रखने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट से फ्री कर दिए गए हैं। बिल्कुल लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, किसी को 40 लाख रुपए मिल गए, वो मिसयूज़ क्या करते हैं, उसको 44 AD में रिटर्न दिखा के 8% भर के उसको फ्री हो जाते हैं, जबकि वो पूरी इनकम है आपकी, हाँ। रिसिप्ट है वो। बिल्कुल जबकि उसमें से आपको खर्चे खर्चे माइनस करके जितना मैक्सिमम प्रॉफिट आता है 8% के ऊपर वो शो करना चाहिए। बिल्कुल ये मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ओके मतलब कुछ भी प्रॉफिट दिखा देते कुछ भी हैं। प्रॉफिट दिखा के 8% दिखा के उसको फ्री कर देते हैं। पर आप लाइबिल हो उसके डिडक्शन में, उसके एक्सपेंसेस को दिखाने में। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं है कि आप 40 लाख की रिसिप्ट में आपने 20 लाख कमाया, 25 लाख कमाया और उसको आप 8% के हिसाब से 3,20,000 की इनकम दिखा दीजिए। हाँ गलत है वो। आप फिर भी लाइबिल हो, आपको अपने डिडक्शन लेने के लिए, क्लेम करने के लिए एक्सपेंसेस के वाउचर आपके पास होने चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बैंक अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश डिपॉजिट या कितना कैश विड्रॉल होना चाहिए, क्या लिमिट होती है? भावेश जी, कैश लिमिट का कोई मैटर नहीं है। हाँ कैश आपके पास वैलिड सोर्स होना चाहिए, ओके इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है आप अनलिमिटेड जमा कर सकते हैं, इसका सोर्स क्या है वो ये इम्पोर्टेंट। मायने रखता है। अच्छा इसमें इनकम टैक्स में कहीं पे भी मायने मतलब आपको बैन नहीं किया गया है। आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग होनी होनी चाहिए, चाहिए। आप कैश जमा कर सकते हैं, उसका सोर्स होना चाहिए। सवाल यहाँ पे लिमिट का नहीं, सोर्स का है। ठीक है आपके पास प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी है, आपके पास प्रॉपर वाउचरिंग है, उचित रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रॉपर वैलिड सोर्स होना चाहिए। यहाँ आप बोल सकते हैं कि 10 लाख से ऊपर जमा किया तो नोटिस आ सकता है। नोटिस आना एक डर पैदा है। आपके पास प्रॉपर वाउचरिंग है, आपके पास प्रॉपर सोर्स है, आप जमा कर सकते हैं। नहीं, एक बीच में और बोलूँगा कि सेविंग अकाउंट में गवर्नमेंट ने एक निश्चित अमाउंट दिया हुआ कि 10 लाख से ऊपर होगा तो उनकी रिकॉर्ड आता है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ऊपर क्यों जमा हुआ है, ये सोर्स क्या है। ओके उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। इसलिए रिकॉर्ड कोई होना लिमिट चाहिए। नहीं है, पर आपके पास सोर्स है। सोर्स होना चाहिए। आप 10 लाख से ऊपर भी जमा करिए। लिमिट दूसरी चीज़ों में है, क्योंकि मेरे पास आज ही एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझे बोला सर मैं 50 लाख की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और मैंने 2 लाख रुपए कैश दे कर आया हूँ क्योंकि मुझे रजिस्ट्रार अलाउ कर रहा है। इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 2 सेक्शन है एसेट्स, हाँ
वो मुझे बोल रहा है कि आप 20,00,000 रुपए से ऊपर आप कैश डिपॉजिट ही नहीं दे, किसी को आप दे ही नहीं सकते। प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी की पॉइंट कर रहा हूं। तो वहां मेरे पास लिमिट है 20,000, यदि आपने लिमिट के लिए बोला। ओके। यदि बैंक डिपॉजिट लिमिट की है तो उसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि वो आपके पास सोर्स होना चाहिए। ओके। सेम हमारे सेक्शन 269 ST बोलता है कि आपके पास सिंगल इवेंट में एनी टाइप ऑफ इवेंट, यदि एक दिन में कोई एक इवेंट आपने लिया है, सपोज आपने कार लिया है, आपने एक्सपेक्टेड जो भी किया, उसके बाद सिंगल डे आप 2 लाख से ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है। एक इवेंट में, एक इवेंट पे जैसे आपने 20 लाख की कार खरीदी तो उसको मैक्सिमम 2 लाख रुपए कैश दे सकते हैं, बाकी आपको 18 लाख रुपए बैंकिंग चैनल से ही देना पड़ेगा। तो ये चीज प्रॉपर्टी में नहीं है। प्रॉपर्टी में 1 जून 2015 से इनकम टैक्स में एक्ट आ गया है 269 SS, वो 20,000 की ही लिमिट अलाउ करता है। अच्छा, 2 लाख नहीं दे सकते? नहीं, 15 से 1/6/15 से। ओके ओके ओके। सर मान लीजिए कल मेरे बिजनेस में एज अ व्यापारी मेरे यहाँ टैक्स रेड हो जाए या सर्वे हो जाए, तो मुझे उस केस में क्या करना चाहिए? भाभी जी, सबसे पहले अपन इनकम टैक्स के सर्वे की बात करते हैं। हाँ। इनकम टैक्स का सर्वे इनकम टैक्स की धारा 133A बिल्कुल के अंतर्गत सर्वे होता है। इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर आपके व्यवसाय स्थल पे पहुंचता है। ठीक है। उसको देखकर आप पैनिक टेस्ट न हो। हाँ ठीक अपने है। आप को बिल्कुल संयमित रखें, उससे अच्छा व्यवहार करें, उससे पूछें आप क्यों आए हैं। वो आपको वारंट दिखाएगा, सबसे पहले अपना वारंट दिखाएगा कि मैं क्यों आया हूँ। सही बात है। ठीक है। वारंट देख के आप बिल्कुल पैनिकनेस न हो, ये सबसे पहले उसे बिल्कुल न डरें, क्योंकि आपके पास अगर डॉक्यूमेंटेशन सही है आप उसको बराबर एक एक चीज़ के जवाब दें, बयान रिकॉर्ड करवाएं, जहाँ जहाँ आपको तकलीफ है आप उनसे बात करिए। सर्वे के दौरान आपके बच्चे अगर स्कूल जाना चाहते हैं तो उनकी परमिशन लेके आप बच्चों को स्कूल भेज दीजिए। आपको गोली खाना, आराम करना है अपने कमरे में, आप उनसे परमिशन लेके आराम कर सकते हैं, कहीं आपको मना नहीं करेंगे। उनसे जितना अच्छा व्यवहार आप करेंगे वो भी उतना ही अच्छा व्यवहार आपसे करेंगे, क्योंकि ये नियम है। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। आप उनको बराबर एक ही चीज़ के जवाब दीजिए, आपको कहीं तंग नहीं किया जाएगा। आपके घर की महिला अगर उनके सामने नहीं आना चाहती है, आप उनको ये भी बताइए तो आपको वो उनकी तलाशी लेके एग्जाम कर देंगे। बिल्कुल हर चीज़ का वो आपको सहयोग देंगे। आप उनको बोलिए कि हमारे टैक्स एडवोकेट को बुला दीजिए, किसी पड़ोसी को बुला लीजिए, तो वो भी बुला के उनकी परमिशन से आप बुलवा सकते हैं। कहीं पे भी पैनिक नहीं होना है आप। ठीक है। आपके पास जितने स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होंगे आप उतने पुख्ता होंगे, आप उनको जवाब प्रॉपर देंगे। ठीक है। कुछ जवाब आपको अगर नहीं बन पा रहे हैं आप उनसे बोलिए कि मैं अभी देने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं आपको फलाने टाइम पे दे दूंगा। ठीक है। गलत जवाब मत दीजिए आप। हाँ ठीक है। बिल्कुल पैनिक होके, घबराहट होके, डर के मारे कुछ नहीं होता है। नॉर्मल चीज़ है ये। सर्वे आप आइए, बिल्कुल करिए, और बस ध्यान रखिए वो शाम को सूर्यास्त के पहले आते हैं। सूर्यास्त के बाद नहीं आ सकते हैं वो व्यवसाय स्थल पे। अगर घर पे कब आते हैं वो, जब आप उनको बोलेंगे कि हमारे व्यवसाय की बुक्स घर पे रखी हुई है या व्यवसाय की एक्टिविटी घर से भी होती है, तो वो घर पे भी आ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो वो इसको प्रॉपर आप ध्यान में रख के उनको पूरा सहयोग करें, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉपर निपट जाएगा। उसके बाद बयान देके वो अपना जैसी स्थिति होगी, कुछ भी जब्त नहीं करेंगे वो आपका। ओके। कि घर का गोल्ड ले आए, अचल संपत्ति ले आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बयान लेके आपको वो अपना काम करके चले जाएंगे। फिर जो भी स्थिति बनेगी आप उनको बराबर उनके ऑफिस जाके या आपको नोटिस देते आप अपनी कार्रवाई आगे रखिए। सबसे मेन है कि सर्च में और या सर्वे में आप अपने आप को स्थिर रखिए, घबराइए नहीं, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा जो एनिमी है आपका, वो आपका पैनिकनेस है, आपकी घबराहट है, इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है। यदि आपके रिकॉर्ड जेन्युइन है, आपके ट्रांजेक्शन जेन्युइन है, आप उस समय आपके रिकॉर्ड, आपके डॉक्यूमेंट बात करेंगे, आपकी कोई डिबेट बात नहीं करेगी। ओके ओके। उनसे डिबेट नहीं करिए, बहस नहीं करिए। हाँ हाँ हाँ। प्रॉपर जो भी है व्यवसाय से संबंधित आपके कागज कहाँ रखे हैं, क्या ट्रांजेक्शन है, सेल के पेपर कहाँ रखे हैं, सेल बुक कहाँ रखी है, प्रॉपर आप उनको, अगर कोई अलमारी चेक करना चाहते हैं बाकायदा आप उनको चाबी दीजिए। कहीं पे भी चाबी नहीं है, फलाना है, ठिकाना नहीं है, मुनीम नहीं है, कोशिश करेंगे इस टाइप के जवाब उनको न दें। उनको पूरे पावर अधिकार है कि वो कुछ भी कर तो आप उनको, क्योंकि ऐसी GST की धारा 67 में भी वो
हाँ। जीएसटी का सर्वे करने आ सकते हैं। सी उसमें सेम चीज़ है कि आप उनको सहयोग करें। क्योंकि वो उस समय आपका बिहेवियर देखते हैं, आपका कॉपरेशन देखते हैं, हाँ हाँ आप किस तरीके से आप उनसे व्यवहार कर रहे हैं वो देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको देखते हैं कि आप किस तरीके के उनको डॉक्यूमेंट देंगे। उस समय सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन, हर ट्रांजेक्शन के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारा केस होता है। ओके 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 वो आपको अगर दबाव डालते नहीं, आप इतना सरेंडर करिए, तो उनसे आप निवेदन करिए कि मैं सरेंडर करने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि सरेंडर करना है तो आप उस समय विचार कर लीजिए, अपने सलाहकार से बात कर लीजिए। बाकी किसी पैनिक में ना आए, ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आप पैनिक बिल्कुल ना हो। बिल्कुल नियमित जैसे आप कार्य करते हैं, घर के खाना बनाना, महिलाओं को सब कुछ करना, बच्चों को स्कूल जाना, सब एजिटेस करिए। उनके साथ एक आदमी आपका जो जानता है वो आप उनकी परमिशन से उनको साथ में, और डे टू डे अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपने वाउचर्स अपडेटेड करिए। ओके ओके। तो मेरे को एक क्वेश्चन था ऐसा कि क्या आप ऐसी कोई कहानी बता सकते हो या स्टोरी जो ऐसा कोई रेड का केस हुआ हो जब किसी क्लाइंट को ऐसी दिक्कत हो गई हो पैनिकनेस की वजह से? कई केस ऐसे हुए हैं। ऐसा कोई वाक्य आपका? कई वाक्य हुए जिसमें वो हैं, फंस गया था इस होते हैं कारण। कि कुछ व्यापारी दबंग भी होते हैं, उन्हें कुछ अनैतिक कार्य करके और ऑफिसरों को धमकाया भी है। अच्छा। जो नहीं होना चाहिए। ओके और ऑफिसर भी आपको नहीं धमका सकते। प्रॉपर कानून के हिसाब से जो कार्य करते हैं उनको करने दीजिए। मैं फिर बार बार आपको ये चीज बोलता हूँ। ऐसा कोई किस्सा? देखिए किस्से तो होते रहते हैं। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में ऐसे पढ़े होंगे कि फलाने ने ऐसा नहीं, किया, जो फलाने ने आपका ऐसा किया। प्रत्यक्ष हो, बिल्कुल सामने हो, आपने देखा हो। नाम नहीं लेना है इसमें, नाम नहीं लेना। आप बता सकते हो कुछ भी। ऐसे मेरे पास जो सर्वे हुए हैं मेरी लाइफ में, हाँ। 40 साल की हाँ। प्रैक्टिस में, ऐसा कोई वाकया तो नहीं हुआ है। प्रॉपर हर व्यापारी ने सहयोग किया है, मेरे कहने पे भी उनने प्रॉपर सहयोग किया है। मेरी लाइफ में ऐसा कोई वाकया ऐसा नहीं हुआ कि कहीं कोई गड़बड़ हुआ है। सर आपके हम अपने व्यापारियों की क्रेडिटेबिलिटी, उनकी डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करके ही रखते हैं। ओके मोस्टली जितने भी सर्वे या सर्च जीएसटी में हुए हैं, पहली प्रायोरिटी या पहला हमारा ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट मांगे उन्हें देने हैं। क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनके डॉक्यूमेंटेशन डे टू डे अपडेटेड रखें। सर्वे होना ये प्रूफ नहीं करता कि हम चोरी किए हैं। सही बात है। बहुत से सर्वे मैंने ऐसे भी किए हैं जहाँ मैंने 1 रुपये का भी सरेंडर नहीं किया है, और ना वो 2 दिन बैठ के भी कुछ निकाल पाए हैं। ये बहुत रिसेंटली 2 केसेस में मेरे 1 रुपये की भी कोई डिमांड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रीज़न ये है कि क्योंकि उनके डेली अपडेटेड डॉक्यूमेंट। ओके अब आपकी कुछ अनडिस्क्लोज स्टॉक पड़ा है, वो ये व्यापारी को समझना चाहिए कि जितना उनके बुक्स में है, वो रेगुलर बेसिस ऑफ बुक्स में वो मेंटेन कर रहे हैं, वो उनके पास फिजिकली होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो उसको इनवॉइस काट के टैक्स पे करना चाहिए। टैक्स चुराना एक सिद्धांतिक इलीगल भी है, और हमारे व्यापारी उसके पीछे, मतलब हम ना उसकी सलाह देते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना लीगली जो लॉ में लिखा है उसके बेसिस में 1 रुपये, ना 1 रुपये ज़्यादा ना 1 रुपये कम, जितना टैक्स आ रहा है उसको पूरा पे करो। सर मैं एक जीएसटी केस में गया था, मतलब मैंने सुना था उधर, तो उधर ऐसा हुआ था कि वो लोग कॉपरेट नहीं कर रहे थे, जो व्यापारी है वो कॉपरेट नहीं कर रहा था, तो उनके साथ मारा पीटी भी हुई थी वहाँ पे। तो ये अधिकार है मतलब ऑफिसर्स के पास? नहीं, कभी ऑफिसर ने कभी ऐसे मारापीटी नहीं की है, ऐसा कोई वाक्य नहीं हुआ है। उल्टे व्यापारी ही ऑफिसर के साथ मारापीटी करते हैं, ऐसे किस्से हुए हैं। नहीं, वही उसी के लिए ही बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ऑफिसर ने ऑफिसर है हमारा। हाँ, अच्छा, ऑफिसर। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऑफिसर ने कभी मारापीटी नहीं की है। ओके ये किसी की भी गलत जानकारी है। व्यापारी ही पैनिक होकर ऑफिसर के ऊपर हमले करता है, ऐसे वाकये हुए हैं और अपने जबलपुर में भी हुए हैं ऐसे, अच्छा मेरी जानकारी में है। तो सबसे बढ़िया तरीका मैं फिर बोलूँगा कि आप पैनिक मत हो, बिल्कुल सहयोग करिए उनके साथ। बिल्कुल आपका बिहेवियर देख के वो भी आपको सहयोग करते हैं। ये लॉ में भी है, सर्कुलर भी है और नियम भी है। जैसा आप व्यवहार करोगे आपको वैसे ही व्यवहार वापस मिलेगा। बी काइंड। हाँ अधिकतर लोग घर और व्यवसाय स्थल दोनों में साथ जाते हैं कि कोई एक ऐसे स्पेशल केस होता है कि उनको घर भी जाना पड़ता है? वो सेक्शन 131 में सर्च होती है, जब सर्च होती है, जब सर्च में वो आपको कहीं पे भी कहीं पे भी जा जहाँ सकते आप सर्च में जा सकते हैं। सर्वे में प्रॉपर उनको डायरेक्शन मिलता है, वहाँ जाते हैं और वो सूर्यास्त के पहले पहुँचते हैं।
सूर्यास्त के बाद नहीं आ सकते, सर्वे की थी 133 ए में। 131 में अगर सर्च होती है तो वो जनरली प्राय वो सवेरे 4 बजे ही पहुँच जाते हैं जनरली। अभी तक का मेरा अनुभव रहा है। और घर दुकान जहाँ जहाँ आपके पॉइंट है वहाँ जा सकते हैं। एक केस ऐसा भी था जो व्यापारी आउट ऑफ जौनपुर थे, ठीक है, वो एक अपनी लाइन में अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे। 2 दिन तक इनकम टैक्स वाले उनके घर के बाहर ही बैठे हुए थे कि आप आइए तो मैं आपका रेट करूँगा। उनको फोन करके उनको जानकारी दे दी गई थी कि आप क्या रेट है, आप अपने हमने आपके घर में भी रेट की हुई है, आपके बिजनेस प्लेस में भी किया हुआ है, आप आइए, आपको हमने लॉक स्पेस को हमने सील किया हुआ है, आप आ जाइए, आप ओपन करेंगे तो हम उसको जाके इसके इंस्पेक्शन करेंगे। ओके। अच्छा, इनकम टैक्स की जो रेट होती है और एक जीएसटी की जो रेट होती है, दोनों में फ़र्क क्या है? राजी दोनों एक्ट अलग अलग है। हाँ, नहीं फ़र्क मतलब मीन्स उनको क्या पावर रहते हैं और इनको क्या पावर रहते हैं? इनकम टैक्स रेट करने की पूरे पावर, सारे पावर, सबसे ज़्यादा पावर उन्हीं के पास रहते हैं। जीएसटी वालों को सिर्फ स्टॉक जीएसटी 67 जो है वो इंस्पेक्शन भी बोलता है, सर्वे भी बोलता है और सीज भी बोलता है। मोस्टली केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो आईएनएस ही लेकर आते हैं जो इंस्पेक्शन बोलते हैं। यदि उस केस होने के बाद उनको लग रहा है कि यहाँ और हमें डीपली इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत है तो फिर एक और वो अलग से आईएनएस लिखते हैं कि भैया यहाँ पे मुझे सर्वे करना है, यहाँ पे मुझे सर्च करना है या सीज करना है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आई इंस्पेक्शन में उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि आपके, सबसे पहले जीएसटी में ये अधिकार आपको मिला हुआ है कि आपकी कैश इन हैंड या उस समय की कैश आपके पास जो भी पड़ी हो, उसके ऊपर जीएसटी वालों का कोई हक नहीं है, ना उसको वो सीज कर सकते हैं। हाँ, वो उसको काउंट करके अपने उसमें रख सकते हैं कि एट प्रेजेंट उनके पास नोटेड इतना है, उन्होंने अपने रिकॉर्ड में ले लिया। वो कभी भी आपका कोई भी आइटम सीज नहीं कर सकते अदर देन कुछ लैपटॉप जिसमें आपके डॉक्यूमेंट उनको मिले हो, कुछ मोबाइल फ़ोन जिसके आपके डॉक्यूमेंट मिले हो, उसके अलावा आपकी वैल्यूएबल्स वो कभी भी सीज नहीं कर सकते। टॉपिक है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि मान लीजिए मैं प्रॉपर्टी 40 लाख की खरीद रहा हूँ लेकिन उसकी रजिस्ट्रार या गाइडलाइन वैल्यू 60 लाख है, तो आपके हिसाब से टैक्सेशन किस पे लगना चाहिए, 60 लाख पे कि 40 लाख पे? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पूरे आप मतलब ऑलमोस्ट पूरे दिन भर में 1 या 2 केसेस इस पॉइंट पे आते ही आते हैं, क्योंकि मेजरली लोगों को यही लगता है कि मैंने 60 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की इन द फॉर्म ऑफ, पहले मैं परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, यदि मैंने 60 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की, गाइडलाइन उसकी वैल्यू उसकी 60 लाख की, भले मैंने 30 लाख की ली, मुझे तो वैल्यू 30 लाख की ही मानी जाएगी। पर नहीं, इनकम टैक्स की धारा 56 बोलती है जो प्रॉपर्टी 60 लाख की है आपने तो उसको 30 लाख की ले ली, मीन्स आपको 30 लाख, आपको जो वैल्यू 30 की है आपने 30 की कम में ले ली तो आपको 30 का तो फायदा हो गया। बिल्कुल। तो वो एज अ गिफ्ट आपको मानी जाएगी कि इंसान ने आपको 30 कम में दे दी। okay. तो वो आपकी स्लैब रेट में जो भी है आपको टैक्स लगेगा ही लगेगा। पहली बात तो आप वो गलती बिल्कुल नहीं कीजिए। ऑन द अदर हैंड, ऑन द कंट्री, आप आ जाओ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलर यदि उसको 30 में बेच रहा है, इनकम टैक्स उसको नहीं मानेगा। इनकम टैक्स बोलेगा वो प्रॉपर्टी गाइडलाइन वैल्यू क्या है 60, आपको 60 के ऊपर ही टैक्स भरिए, भले आपको 30 में ले हो। क्योंकि हमारे लिए गाइडलाइन वैल्यू 60 है, मार्केट वैल्यू उसकी 60 है, आपको 60 ही मानना पड़ेगा। एक सरकार ने उसका एग्जेम्पशन दिया हुआ है जिसमें आपको 110% का एग्जेम्पशन मिला हुआ है। ठीक है, वहां तक सरकार आपको अलाउ करती है, उसके बाद आपको टैक्स लगा दिया जाएगा। अच्छा, मान लीजिए 40 लाख है मेरी सेल वैल्यू, तो 44 लाख तक ही गाइडलाइन वैल्यू तक वो कर सकता हूँ? नहीं, वो तो उल्टा होगा ना पापा। 110% गाइडलाइन वैल्यू का नहीं, इसके ऊपर 110, 40 के ऊपर 110% कितना हुआ? 44 का 110। 44 का 110। देखो क्या होता है, आपने 60 लाख की रजिस्ट्री की है, आप उससे 90%, मैं 9% बोलता हूँ, 9% नीचे की रजिस्ट्री कर सकते हो। ऊपर से 60 में से 10% 54 होता है ना, तो मैं बोलता हूँ 55 की रजिस्ट्री करो। ओके, ऊपर से नीचे अलाउड है, एक फॉर्मूला है, इसलिए मैं उसके अंदर जाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं इसलिए से 110 बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 40 का 110 नहीं है, एक्ट में 110 ही लिखा हुआ है। वो फॉर्मूला है ना, एक्ट में 110 लिखा हुआ है, इसलिए पर उसको मैं फिर फॉर्मूला यहाँ बता नहीं पाऊंगा। वो 60 का 110 एक डिवाइड बाय एक फॉर्मूला है, तो आप ये मानो कि 60 लाख का 9% अलाउड है, हमने निकाला हुआ है 9.10 अलाउड। उसके लिए ऑफिस में आओ, फीस दो,
उसको फार्मूला निकाल लीजिए। हाँ ठीक है ठीक यहाँ है थोड़ी ठीक है बताएंगे। यहाँ दोनों बताएंगे हम आपको। उसके लिए आप ऑफिस में आइए, ठीक है ठीक है ठीक है प्रोफेशनल फीस दीजिए, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। ठीक है। तो सर मान लीजिए किसी को कैपिटल गेन लग गया 20 लाख 30 लाख का, तो उससे बचने के क्या ऑप्शन है, क्या एग्जाम्पशन है हमारे पास? देखिए प्रॉपर्टी किस प्रकार की बेची हुई है, एक होती है रेजिडेंशियल, एक होती है एग्रीकल्चर, हाँ और एक होती है अदर देन, दोनों से। दोनों हाँ एग्रीकल्चर के बदले एग्रीकल्चर जमीन दे सकते हैं 54B ओके में, आपको सेक्शन एग्रीमेंट मिल जाएगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, 2 साल लगातार उसको यूज होना चाहिए या पेरेंट्स से भी उसका उपयोग होना चाहिए, ये कंडीशन बोलती है। एग्रीकल्चर के बदले एग्रीकल्चर ले सकते हैं। ठीक है एग्रीकल्चर लैंड किसको बोलते हैं, कैपिटल असेट्स है कि नहीं है, ये तय किया जाता है। शहर के अंदर की कृषि भूमि है कि शहर के बाहर की कृषि भूमि, अर्बन है ओके शहर के बाहर की है तो वो कैपिटल असेट्स में नहीं आती है, वो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। शहर के अंदर की कृषि भूमि है, उसको बेचने पर टैक्स लगता है। अगर उसके बदले कोई दूसरी कृषि भूमि दे देते तो 54B में आपको एग्रीकल्चर मिल सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है दूसरा रेजिडेंशियल प्लॉट बेचे हैं या प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो उसके बदले भी आपको 54 में नया रेजिडेंशियल प्लॉट या मकान खरीद सकते हैं। ठीक है उसकी कंडीशन ये है कि डेट ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के 1 साल पहले या 2 साल बाद में कर होना सकते चाहिए हैं। हाँ एक कंडीशन ये है, प्लॉट लेके आप कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो उसका 3 साल नियम है। ठीक है तीसरी कंडीशन ये है कि सरकारी बॉन्ड आते हैं जी, गवर्नमेंट टाइम टाइम में निकालती है, 50 लाख तक 54 EC में उसका एग्जीबिशन मिल सकता है। हाँ ये उसके एग्जीबिशन की लिमिट्स है। ओके ये आप इसमें टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है एक और पॉइंट है, इफ़ इन केस आप, अब लोगों को एक और चीज़ लगती है कि मेरे पास 2 साल का टाइम है प्रॉपर्टी लेने के लिए, उन लोग एक अमाउंट आता है उसको यूज़ कर लेते हैं, वो भी अलाउड नहीं है। आपको एक अलग से कैपिटल गेन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा ड्यू डेट तक। उसकी भी टाइम लिमिटेड, आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले। ओके ओके यदि आपकी 31 जुलाई है तो आपने यदि 5 अगस्त को भी किया, आप लायबल हो जाओगे टैक्स के लिए। समझ गए यदि आपके पास 2 साल का समय आप ले रहे हैं सरकार से कि मैं प्रॉपर्टी ले लूँगा, तो वो वाला अमाउंट जो प्रॉफिट का अमाउंट आ रहा है, जो गेन का अमाउंट आ रहा है, आपको एक कैपिटल गेन अकाउंट में ओपन करवाना पड़ता है। ये कैपिटल गेन अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन हो जाता है। अच्छा ओके ठीक है। तो सर विद द फॉरमोस्ट थिंग, ये जीएसटी क्या है और इसकी फिलॉसफी क्या है, आप थोड़ा समझाइए ना। देखिए जीएसटी समथिंग, एवरी क्रेडिट विल बी करस्पॉन्डेड टू अ टैक्स, ठीक है है ना, एंड एवरी टैक्स विल बी करस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है ठीक है ठीक है मतलब आपके पास जो आया वो उसके ऊपर टैक्स तो है ही। आज की डेट में एक हर इंसान का बैंक उसका बैलेंस दिखाता है, वैसे ही जीएसटी उस इंसान का कैरेक्टर दिखाता है इन अ फॉर्म कि वो क्या रिटर्न भर रहा है, टाइमली रिटर्न भर रहा है कि नहीं, टाइमली आपके पास आके टैक्स पे कर रहा है कि नहीं, सारे रिप्लाईज दे रहा है कि नहीं, एंड ईच एंड एवरी कंप्लाइंसेस वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। क्योंकि जीएसटी में सबसे खराब वर्ड है डिले। If you are delaying in filing your return, if you are delaying in filing your paying your tax, if you are delaying in filing your replies, आप invoices delay कर रहे हो बनाने में, this will wholly leads to you for interest and penalty। आपको उससे ये सब इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि टैक्स तो आपको पे करना है। सरकार आपसे टैक्स नहीं आप नहीं छोड़ेगी, आप कोई उनके रिश्तेदार नहीं हो, वो एक रेवेन्यू ऑफिसर है, वो आपके पास सिर्फ रेवेन्यू लेने आया है। यदि आप डिले करेंगे वो आपसे इंटरेस्ट पेनाल्टी लेगा। इसलिए जीएसटी इज समथिंग आ कैरेक्टर बेसिस। ओके कि आपके क्या कैरेक्टर है, मैं आपके जीएसटी से पता कर लूँगा। ठीक है क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। सलील जी, मेरा एक क्वेश्चन है, लोग जैसे आजकल स्कॉर्पियो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर वगैरह लेते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं हमको आईटीसी चाहिए जीएसटी में, तो क्या वो किस हद तक ले सकते हैं कि वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है उसका? देखिए इसमें बहुत क्लियर लॉ है
गाड़ियों के लिए मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं कि मैं तो गाड़ी अपने दुकान में शोरूम में आने जाने के लिए यूज़ करता हूँ। मैं अपने स्टाफ को लेने जाने के लिए यूज़ करता हूँ। मैं माल को भेजने के लिए, माल को डिलीवर करने के लिए यूज़ करता हूँ, या XYZ बहुत अलग अलग होते हैं, किसी को लेने जाने भी। GST एक्ट में अंडर सेक्शन 17(5) बहुत क्लियरली बोलता है, वो कार के लिए उसने बहुत स्पेसिफिकली नियम बनाए हुए हैं। इधर आप अपने बिजनेस यूज़ में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको ITC नहीं मिलेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ आप कार की सेल परचेज कर रहे हो जी, आप यदि किसी ड्राइविंग स्कूल के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हो, या फिर आपकी जो भी व्हीकल है, जो भी व्हीकल है, कार है, वो 13 सीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, तो ही आपको ITC अलाउड है। उसके बिना आपकी, या फिर आप कोई भी किसी भी रूप में आप ट्रेवल कर रहे हैं, किसी भी वे ऑफ यूजिंग कर रहे हैं, आपको कोई भी ITC नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक ITC में आता है। तो ये है, मार्केट में सभी यही बोलते हैं कि इसमें ITC मिलना चाहिए, हम तो ITC ले लेते हैं क्योंकि फॉर द यूज़ ऑफ बिजनेस है, बिजनेस का। पर ये फर्दरनेस ऑफ द बिजनेस नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके बिजनेस में आप पर्सनल यूज़ भी यूज़ करते हैं। टैक्सी और ट्रेवलर्स वालों को भी तो इसका बेनिफिट मिलना चाहिए फिर तो। टैक्सी ट्रैवलर वालों को मिल जाता है इस चीज़ का इनपुट, पर उसके केस में उनको हायर रेट ऑफ टैक्स में आउटपुट भरना पड़ेगा। अच्छा, उनके पास एक और नियम है कि वो सिर्फ लोअर टैक्स सिलेक्ट करे 5% में, 5% वाला, और उसका नो ITC लेके, विदाउट ITC अच्छा, लेके उसका एलिजिबल हो जाए। या फिर उसका ITC लेना है तो उनको हायर रेट ऑफ टैक्स 18% भरना पड़ेगा। अगर वो पूरा क्लेम करना है तो 18% उनको भरना पड़ेगा। ठीक सर, जैसे लोग कोई महंगा मोबाइल लेके आ जाते हैं और बोलते हैं हमको इसका भी ITC चाहिए, तो उसमें क्या करते हैं आप? फ़ोन के लिए 17(5) में 2 ऑप्शन है। पहला ये है कि वो वेरीज करता है कि आप क्या फॉर्म ऑफ बिजनेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपका कोई ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है, तो उसके लिए आपने अपने एग्जीक्यूटिव लगा के रखे हैं जो आपके मॉडल्स दिखाते हैं और आपको कोटेशंस देते हैं या फिर आपकी बुकिंग करते हैं। उस केस में, क्योंकि फॉर द फर्दरनेस ऑफ द बिजनेस जो यूज़ होगा बिना आपके टैब के, आईफोन्स के, फ़ोन्स के, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। उस केसेस में आपका ITC अलाउड है। तो पर इनकेस यदि दूसरा बिजनेस हो जाए जो होली ट्रेडिंग हो रहा है, कि कंज्यूमर आ रहा है, आप उसे बेच दे रहे हैं, उसमें तो कोई मोबाइल का रोल ही नहीं है। उस केस में वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है और वो ब्लॉक ITC की कैटेगरी में आएगा। कितने मोबाइल का ITC मिल सकता है? वो डिपेंड, इसकी कोई लिमिट है? ऐसी कोई सच कोई लिमिट नहीं है। आपके पास एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उनको कितनी ज़रूरत है। सपोज एक आपका आउट ऑफ इंडिया, होल इंडिया, पैन इंडिया में आपका काम चल रहा है। अब हर एम्प्लॉय को आपको अपना अपना एक फ़ोन्स देने हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे ऑपरेट करने हैं और पर्सनल नंबर देने हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने एम्प्लॉय और किस बेसिस में आपका काम है। जैसे RCM मतलब कुछ लोगों को अभी भी नहीं मालूम है RCM। जैसे कि जो रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर यानी जो GST नंबर जिसने रेगुलर लिया हुआ है, वो तो भाड़े के ऊपर भरता है, रेंट के ऊपर भरता है, या लीगल जो भी चार्जेस देता है तो उसके ऊपर भरता है। वो कंपोजिशन में, उसमें क्या हो रहा है कि कंपोजिशन पे जब वो कंपोजिशन ले रहे हैं, उसके ऊपर जो फ्रेड लग रहा है वो तो ऑटोमेटिक, जब GSTR4 भरते हैं तो ऑटोमेटिक वो दिखता है, तो उसके ऊपर RCM भरना ही निकलता, उसके बिना वो फाइल ही करने नहीं देता है। जैसा कि RCM रेंट जो किराया भर रहे हैं अपन, उस किराए पे उसको ITC की छूट नहीं मिलती है। सर देखिए, कि मिलती है? सर देखिए, जो टैक्स पेयर सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है, GST में 2 टाइप के डीलर्स होते हैं, एक कंपोजिशन डीलर, एक रेगुलर टैक्स पेयर। हाँ, एक कंपोजिशन टैक्स पेयर। अब रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो उनमें उनको फ़ायदा मिला हुआ है कि आप कोई भी इनपुट, यदि आप RCM पे कर रहे हैं तो उसका आप इनपुट बिल बना के उसका आप इनपुट ले सकते हैं। कंपोजिशन वालों को भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो हम बोलते हैं RCM, विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 94 एंड 93। अब 93 मुझे बोलता है कि आप यदि रेंट के ऊपर RCM भर रहे हैं और यदि आप कंपोजिशन डीलर हैं और जिसको आप रेंट पे कर रहे हैं वो URD डीलर, URD पर्सन है, आपको उसके ऊपर यू आर नॉट एलिजिबल टू पे, यू आर नॉट लाइबल टू पे एनी RCM ऑन इट। अच्छा, नहीं है सर। अदर देन रेंट
आप यदि फ्रेट भर रहे हो, आप सिक्योरिटी कर रहे हैं, यदि लीगल फीस कर रहे हैं, या जो भी आपका 9493 में कवर है, आपको कंपोजिशन में हो और उसमें ऊपर आपको आरसीएम एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट ने सिर्फ 93 के अंदर जो क्लॉज 3 डाला हुआ है उसमें रेंट के ऊपर आपको एग्जम्पशन मिला हुआ है। अच्छा, उस पे भरने की जरूरत नहीं है। रेंट के ऊपर कोई आरसीएम आपको भरने की जरूरत नहीं। जैसे आरसीएमई की बात कर रहे हैं तो एक रेस्टोरेंट या जो गार्डन वाले रहते हैं, जो अभी रेस्टोरेंट चलाते हैं, गार्डन ले लेते हैं, उसके बाद फिर रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो रेस्टोरेंट में 5% है फिक्स। हाँ, नो आईटीसी। हाँ, नो आईटीसी 5% है। उस केस में आरसीएम का क्या रोल है रेंट का? उस केस में भी सेम है। यदि गवर्नमेंट ने, यदि आप रेगुलर टैक्स पेयर हो, हाँ, विद नो आईटीसी 5% है, विद आईटीसी 18% है। यदि आप रेंट पे कर रहे हो तो मैं बोलूँगा आप फिर 18% में आ जाइए, उसके ऊपर आरसीएम पर क्या आप इनपुट ले लीजिए, या फिर विदाउट नो आईटीसी में आप एप्लीकेबल हो रहे हैं, आप उसको ऑप्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको आरसीएम का इनपुट अलाउ नहीं मिलेगा। वो पूरा का पूरा भरना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा, पूरा का पूरा भरना पड़ेगा, आपको पे करनी पड़ेगी। आईटीसी अलाउ नहीं है उसमें। सर, जैसा कि अभी चल रहा है कि जिनका जो भी क्लाइंट हो उनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जीएसटी में दर्ज होना बिल्कुल कंपलसरी है। जब उनको नोटिस आते हैं या एसएमएस आते हैं तो वो देख पाते नहीं हैं। जब सामने से कोई ऑर्डर आके उनके पास आता है या फिर वहाँ से कॉल आता है, उसके बाद उनको पता पड़ता है कि हमारे पास मैसेज आया था और ईमेल आया था। उसके बाद तो वो सारी कहानी गड़बड़ हो जाती है। उस केस में अपन क्या कर सकते हैं? देखिए सर, अभी तो ये बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड पॉइंट चल रहा है, क्योंकि बहुत सी हमारी अपील हमने, और बहुत से ऑर्डर हुए थे जो कि एस पार्टी ऑर्डर थे, जिसमें किसी को भी पता नहीं पड़ा था कि मेल में नोटिस आया है या मोबाइल में नोटिस आया है। अब ये सरकार को मानना पड़ेगा कि इंडिया में अभी भी मेजॉरिटी एरिया जो रेसिडेंस है वो आज भी रूरल है। आप जबलपुर की सराउंडिंग ले लीजिए, आप शेखपुरा ले लीजिए, आप परागड़ ले लीजिए, आप शिवरा ले लीजिए, या पाटन ले लीजिए, हाँ, कहीं पे भी यहाँ पे आज भी बहुत सारे लोग सिर्फ मोबाइल चलाते हैं, और उन्होंने ईमेल इसलिए रजिस्टर्ड किया हुआ है क्योंकि उनको व्हाट्सएप ओपन करना है, इंस्टाग्राम ओपन करना है, इसलिए ही उन्होंने सिर्फ जीमेल ऑपरेट किया हुआ है। अब बेसिकली उसमें नोटिस आ जाता है, मोबाइल में नोटिस आ जाता है। अब आप बताइए आज की डेट में टेक्स्ट मैसेज का कौन देखता है? नहीं देखता, कोई नहीं देखता। उसमें आप यदि आप नोटिस उसमें देंगे, आप उसमें अपने ऑर्डर सर्व करेंगे, तो किसी को भी जानकारी नहीं मिलेगी। इस मैटर में मोस्ट ऑफ द केसेस एस पार्टी हो चुके हैं, और उसकी वजह से हमारी अपील भी टाइम बार्ड हो चुकी है। वो भी टाइम बार्ड, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमें पता ही नहीं पड़ता कि हमारी 90 डेज की अपील या उसके बाद कॉन्टिन्यूशन में 30 दिन भी निकल जाते हैं, 120 डेज हो जाते हैं, मैं अपील ही नहीं कर पाता हूँ। मेरे खुद 6-7 केसेस पेंडिंग है जो मैं अपील में हार चुका हूँ। आज की डेट में मैं उसको ट्रिब्यूनल जा चुका हूँ, पर मुझे पता है मैं ट्रिब्यूनल में भी सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लॉ ही नहीं बोलता। लॉ बोलता है कि आप एस पार्टी हो चुके हो तो हम कहीं नहीं है, कुछ नहीं करते। बहुत सारे पिटीशन लग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये भी लगा है कि आप नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज बंद करके व्हाट्सएप में आ जाइए। हाँ, डिपार्टमेंट यदि मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देगा, हम और आप दिन भर में 10 बार व्हाट्सएप ओपन करते हैं, पर मैं 10 दिन में एक बार भी नॉर्मल टेक्स्ट ओपन नहीं करता। तो बहुत सारी पिटीशन लगी है कि हमारी जो पुरानी एस पार्टी हो गई है अपील्स, उसका आप स्कीम दीजिए, हम इसकी स्कीम दीजिए, क्योंकि लोग देख ही नहीं पाएंगे। और सेकेंडरी कि आप उसको अब नॉर्मल मैसेज या ईमेल में करते हुए सबके पास आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। सर, बाद में वो करते हैं, फ़ोन करते हैं, जब ऑर्डर हो जाता है, एक्सपार्टी हो जाता है, उसके बाद ऑफिसर फ़ोन करता है हमको। देखिए, ऑफिसर तो रेवेन्यू की पार्ट में बैठा है, उन्हें तो रेवेन्यू चाहिए। नहीं, तो यही चीज़ पहले जब नोटिस इशू करते हैं, अगर वो जवाब नहीं दे रहा है 1 बार 2 बार, उसके बाद तो कॉल कर सकते हैं। फिर आपसे रेवेन्यू कैसे मिलेगा? वो तो बात सही है, रेवेन्यू कैसे मिलेगा? क्योंकि सबका टारगेट है, हमें इस महीने इतना रेवेन्यू देना है, सबका जॉब है। प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, इसे सरकार से मांग करनी चाहिए व्यापारियों को, क्योंकि सर सभी यंग नहीं है ना। आज ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी उम्र 60 है, 70 है, जिनके पुराने जीएसटी नंबर अभी चल रहे हैं। 10 नंबर था पहले, फिर जीएसटी नंबर पे आ गया, वो चल रहे हैं। उनके मोबाइल नंबर है, उनके जीमेल आईडी है, पर वो देख नहीं पाते हैं क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ का।
देखिए ये तो ये आज सरकार को आज कुछ भी इसके बहुत बारे सारे- में आज भी बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। नहीं है। आज भी मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जो आज भी मैनुअल अकाउंटिंग करके लाते हैं। ठीक है, आज के लोग, आज के लड़के, आज के जेनजीज, आज के मिलेनियल उसको पेपर डॉक्यूमेंट में ले आए हैं, ऑनलाइन ले आए हैं। अच्छी एक चीज़ बहुत अच्छी है, जीएसटी ने एक इकोसिस्टम, डिजिटल इकोसिस्टम इतना अच्छा ले आया है कि आपके पास परचेजेस ऑनलाइन है, सेल ऑनलाइन है। पर आज भी पुराने जो हमारे जो लोग करते हैं उनको आज भी मैनुअल कर रहे हैं, उनके पास आज भी कीपैड वाला मोबाइल है। ठीक है, उनको भी अपडेटेड होने की ज़रूरत है। यहाँ से सरकार भी कदम उठा रही है, पर लोगों को भी अपडेटेड होने की ज़रूरत है डिजिटल वर्ल्ड में आपको, क्योंकि जीएसटी पूरा डिजिटल इकोसिस्टम हो चुका है, उनको भी अब डिजिटली आना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो भैया आजकल हम लोग जितने भी जेनजीज या जो भी मिलेनियल्स हैं, सब लोग स्टॉक मार्केट, एफएनओ और इस सब में इन्वेस्ट करते हैं। उनको पता भी नहीं होता कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आ जाता है तो वो आईटीआर में उनको पता नहीं है कैसे दिखाना है। तो आपके हिसाब से उनको क्या नॉलेज देनी चाहिए इस बारे में? ये तो बहुत अच्छा हो गया है आज की डेट में कि AIS और TIS उसमें दिख जाता है। एक हमारे लिए भी बहुत रिलीफिंग पॉइंट है कि एटलीस्ट आप दिखाओ ना दिखाओ, आप बताओ ना बताओ। क्योंकि बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉय या सैलरीड हमारे जो क्लाइंट है वो अपना बैंक स्टेटमेंट देने के लिए नहीं करते कि सर मेरा तो फॉर्म 16 इज ऑल इनफ, मेरी और कोई इनकम ही नहीं है। और हम भी नहीं मांगते क्योंकि उनकी बिजनेस इनकम होती नहीं है। बिजनेस वाले जो ITR 3 और 4 है हम उसमें फिर भी कवर कर लेते हैं, उनके बैंक से हमें पता पड़ जाता है कि ज़रूरत में गया है, ग्रो में गया है। अब दिक्कत सैलरीड वालों के पास होती है, वो दिखाते नहीं है। पर ये अच्छा है कि AIS हमारे एक अपेंड बना हुआ है, हम उसके बेसिस में उसको कवर कर लेते हैं। अब दिक्कत ये है कि लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है, इन्वेस्ट करना क्या है। और आजकल आप यदि मेरे माध्यम से मैं आपके फैमिली मंच के माध्यम से एक चीज़ बता दूँ, मोस्ट ऑफ द रिटर्न्स जो आप सैलरीड वाली भर रहे हैं, जो आप बाहर के लोग भर रहे हैं, वो मोस्टली गलत भर रहे हैं क्योंकि आप फॉरेन एसेट ही नहीं दिखा रहे हो। ओके, शेड्यूल FA नहीं भरेंगे तो आपके ऊपर लाइबिलिटी है, आपके ऊपर पेनाल्टी है। फॉरेन एसेट में क्या क्या कवर होता है? मोस्टली जो भी बाहर की कंपनीज है, जैसे गूगल हो गया, अमेजोन हो गई, या आपके SYZ जो भी कंपनीज है बाहर की, ओरेकल हो गई, ये अपने एम्प्लॉय को ESOP के रूप में या RSU के रूप में एक शेयर्स देती हैं। अच्छा, ओके, वो मैं इनकम में तो ले लेता हूँ, पर बीन इन आपके फॉरेन एसेट वो आपको आपके फॉर्म FA में दिखाना कंपलसरी है, और चाहे वो उसके शेड्यूल में A2 में और A3 में, ओके, उन दोनों को तो दिखाइए। ओके, अभी रिसेंटली रिटर्न गई है, बहुत सारे लोगों ने गलती की है, बहुत से लोगों ने डबल उसको रिवाइज भी करवाई है। चलिए, बहुत से लोगों का मैं जानता हूँ कि इन सब कंपनीज में नहीं होता, पर मेजरली लोग आजकल क्रिप्टो में कर रहे हैं। इंडियन शेयर्स में तो चलिए, मैं यदि एक एग्जांपल 100% रिटर्न भर रहा हूँ तो 60% तो शेयर्स वाली रिटर्न है ही। और इंडिया इज ऑल अबाउट बेड़ चाल, यदि एक ने किया है तो मैं भी करूँगा। अब उनको नहीं पता कि उसने क्यों किया है, कहाँ लगाया है। ठीक है, उसने इसमें लगा दिया, देख के हाँ मैं भी लगा देता हूँ। चलिए, सबका अपना है। अब बेसिकली आप क्रिप्टो में आ रहा हूँ, मैं क्रिप्टो में बात कर रहा हूँ। क्रिप्टो भी एक फॉरेन एसेट है। ओके, आपको क्रिप्टो की आपकी होल्डिंग है, वो भी आपको अपने फॉरेन शेड्यूल में, फॉरेन एसेट के शेड्यूल में दिखाना कंपलसरी है। ओके, 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 बाकी रहा सवाल अपना शेयर्स की इनकम का या म्यूचुअल फंड की इनकम का, वो कैपिटल गेन के अंदर ही आता है, उसके शेड्यूल्स आते हैं, वो सबको पता है। बाकी आप मेरे ऑफिस आइएगा तो मैं आपको बता दूँ। तो उसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उसके टैक्स से बचने का ऑप्शन क्या है? टैक्स से बचने का ऑप्शन, देखिए, अब इनकम टैक्स ने बहुत अच्छा कर दिया है, 10% लाके लॉन्ग टर्म के ऊपर, हाँ, और 1.25 लाख रुपए की आपको एग्जम्पशन दे रहे हैं। और क्योंकि 2 साल से इतना डाउनफॉल है तो मैंने बहुत ज़्यादा किसी का इस साल देखा भी नहीं है प्रॉफिट। हाँ, पर ठीक है, यदि आपको टैक्स बचाना है तो 1.25 लाख के एग्जम्पशन लॉन्ग टर्म में है, प्लस टैक्स 10% का टैक्स रेट है, ओके, और शॉर्ट टर्म में 20% है। हाँ, तो वो तो लगेगा। अच्छा, क्रिप्टो में एक और चीज़, AIS में उसकी परचेज नहीं दिखाई देती, हाँ, सिर्फ 194S में जितना- उसकी सिर्फ सेल दिखाई देती है। तो बहुत सारे लोग उसका आज भी मिसयूज कर रहे हैं, उसकी परचेज वैल्यू सही नहीं दिखाते, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास उसकी परचेज वैल्यू नहीं है। नहीं है। ओके, 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 ओके।
जब गवर्नमेंट को उसकी सेल वैल्यू है तो क्या आपको सही में लगता है कि गवर्नमेंट को उसकी परचेज वैल्यू नहीं होगी? अच्छा, क्रिप्टो में एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, चाहे आपका लॉस हो वो सेट ऑफ नहीं होता। हाँ बिल्कुल। आपका सिर्फ प्रॉफिट Profit के है। ऊपर आपको 30% पे करना है। और TDS अलग है। TDS तो आपका डिडक्ट हो रहा है, अब आपके ऊपर है कि उसमें डिडक्शन दूसरे इनकम में एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्रिप्टो के प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट नहीं होता, वो ग्रॉस प्रॉफिट में आपको 30% लगेगा। ओके ओके इन रिस्पेक्टिव आपको कोई भी लॉस की डिडक्शन नहीं मिलेगा क्रिप्टो में। ठीक है। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जिस किसी ने भी अपने फॉरेन एसेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है और उसको पेनाल्टी से बचना है, उसके पास ITR रिवाइज करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। ओके ओके अभी जाइए अपनी ITR रिवाइज कीजिए। ओके ठीक है। सर जैसे अभी 31 जुलाई निकली सर, तो ऐसे कुछ क्लाइंट आपके पास आए होंगे जो बोला होगा कि सर हमारी रिटर्न भर दीजिए, तो अब इतनी सारा काम लास्ट डेट में आप कैसे फेस करते हैं? राज जी, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको। इस 31 जुलाई को फॉर्म 1 और 2 भरने की आखिरी डेट थी। जी सर। अधिकांश एसएससी आजकल क्या करते हैं, मेल पे डॉक्यूमेंट भेज देते हैं कि वकील साहब आप रिटर्न भर दीजिए। अब रात को 9 साढ़े 9 बजे मेरे पास मेल आ रहा है किसी का कि आप रिटर्न भर दीजिए। उनको तो ऐसा लगता है कि रिटर्न भरना मतलब मामूली बात है। अब जब मैंने मेल खोला उनका तो बैंक पूरे चेक किए मैंने, बैंक में कई प्रकार की चीज़ें ऐसी निकली कि पैसे कहाँ से आए। एक रिटायर्ड पर्सन थे वो, उनके खाते में देखा तो 29 लाख रुपए उनके पास आए हुए थे। उनका फिर मैंने AIS चेक किया, 7,29,000 रुपये का ब्याज दिखा उसमें मुझे। अच्छा। मैंने उनको फ़ोन किया, भाई साहब आपके 7,29,000 रुपये ये ब्याज आया हुआ है और PF का ब्याज आया हुआ है। अब उनसे आधा एक घंटा तो मेरी केवल जिरे में निकल गया, मैंने दूसरे काम छोड़ के उनसे टॉकिंग में मेरे खराब हो गए। जी जी। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। मैंने उनको बोला भैया आपकी रिटर्न कल भर दूंगा, 5,000 पेनल्टी भर दीजिए, तो तैयार नहीं हुए, लेकिन वो जिद करने लगी। अब मैं क्या करूं, 7,29,000 रुपये उनको बोल रहा हूँ आपके खाते में आए हुए हैं, वो तैयार ही नहीं हुए। करते करते टाइम किलिंग करने के बाद मैंने उनको बताया कि आप अपना बैंक चेक करिए, 29 लाख रुपए में जो आए हुए हैं आपके PF के, आपने कभी PF जमा किया? बड़ी मुश्किल से उनको रात को 11:30 बजे याद आया कि हाँ मैंने 29 लाख रुपए PF में रिटायरमेंट के बाद 3 साल की जो स्कीम होती है उसमें जमा की है। मैंने बोला भाई ये तो टैक्सेबल है, इसमें टैक्स लगेगा। हाँ। अब मेरा लेके उनने जो मेरे को रिटर्न भरने का आखिर दूसरी रिटर्न पड़ी हुई थी वो भरने नहीं दी, मेरा टाइम किल कर दिया। अब क्वालिटी ऑफ वर्क देखूं उनका कि दूसरों को नुकसान करूं। आखिर जो 4-5 रिटर्न मेरे पास और भरने के लिए थी, आखिर नहीं भर पाया उनके चक्कर में। मैं ऐसे लोगों से ऐसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि क्वालिटी ऑफ वर्क देखें, हम लोग को भी टाइम किल ना करें और सही तरीके से पे करें टैक्स। मैं कुछ भी अनजाने में भर दूं उनकी रिटर्न और कल को हैवी पेनल्टी है। तो ऐसे लोगों ने मैं बार बार निवेदन करता हूं मैं कि टाइम पे रिटर्न जमा करवाएं, टाइम पे आएँ और आपके पूरा जो है अपने विवरण जो है जो अपनी मेल पे भेजें, कैसे भी करें, लेकिन टाइम दें, वो क्वालिटी ऑफ वर्क हमारा ख़राब ना करें। मैं आपके मंच के माध्यम से फिर उनको बोलना चाहता हूँ कि ऐसा काम न करे हो। हम लोग भी प्रोफेशनल्स हैं, आखिर हम लोग भी टायर्ड हो जाते हैं। आखिर 31 जुलाई को भी कितना प्रेशर रहता है हम लोगों को, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ऐसे फेस करते हैं हम लोग, बहुत से आते हैं। एक आ गए मेरे पास किराना व्यवसायी, सर वो रिटर्न भर दीजिए मेरी और बिलो टैक्सेबल टैक्स नहीं भरना है मेरे को। ये पिछले साल की कहानी है, 7 लाख की लिमिट थी उसमें। अब बोले 7 लाख की लिमिट आ गई है, आप 6,98,000 रुपये की रिटर्न भर दीजिए। ठीक है, वो भी आखिरी डेट पे आए थे। अब 6,98 की तो रिटर्न भरवा रहे हैं, उनको टैक्स 1 रुपया नहीं भरना है, 6,98 भी ला के देना है। भाई क्यों भरना है 6,98 पे? मेरे को LIC वाले एजेंट ने बोला कि 6,98 करवाना। अब ठीक वो आया, उनका बैंक स्टेटमेंट आया तो 111 पेज का स्टेटमेंट था। ट्रांजेक्शन क्या थे? 20 रुपये, 15 रुपये, 8 रुपये, इस टाइप के UPI के ट्रांजेक्शन थे। अब 111 पेज चेक करते करते मुझे कितना टाइम लगा होगा। तो ये भी समस्या आती है, हम लोगों को फेस करनी पड़ती है।
तो सर इतने साल के एक्सपीरियंस में क्या कोई क्लाइंट ऐसा दुखी आपके पास आया हो, कोई मतलब कोई कहानी या कोई अपना केस लेके आया हो जो आपने सॉल्व कर दिया हो? भविष्य मुझे करीब करीब 40 साल हो गए इस प्रोफेशन में। एक वाक़या आपको बताता हूँ, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। करीब कोविड के पहले की बात है। एक किसी के माध्यम से मेरे पास कोई एसएससी आया पहली बार ऑफिस में, और आके उसने मेरे को एक लिफाफा दिया। लिफाफा क्या था कि कमिश्नर ऑफ अपील्स इनकम टैक्स का था। अच्छा। आया, बोले सर ये क्या हो गया, इसमें बहुत है, मेरी नोटिस आ गया इनकम टैक्स का, ये क्या है। और बिल्कुल काँप रहा था सिमिलर जैसे होता है ना कि जैसे। तो मैंने उसको थोड़ा बैठाला, नोटिस खोल के देखा। मैंने उससे पूछा भाई क्या करते हो, तो उसने बोला सर मैं चाय की दुकान लगाता हूँ। चाय की दुकान लगा तो कभी रिटर्न भरी है तुमने? हाँ। तो बोले सर नहीं भरी है। हाँ। मैं दुकान का नाम बताओ क्या है? बोले सर पवन टी स्टॉल है मेरा। नहीं, पवन ऐसे कुछ बताया था, पवन के नाम पे ही बताया उसने। तो मैंने बोला जब ये चाय वाला है और रिटर्न कभी इसने भरी नहीं है तो इसका नोटिस तो नहीं हो सकता है। ये नोटिस खोल के देखा तो मैंने उसमें तो कोई, उसमें नाम कुछ पवार का था। अच्छा। तो वो पवार और पवन स्पेलिंग जो थी आपने की पवार की आर की जो रहती है वो थोड़ी सी हल्की सी टूटी हुई थी, तो वो पवन पढ़ने में आ रही थी, और वो नोटिस उसके बाद पहुंच गया। मैंने उसको पानी वानी पिलाया, उसको बोला जाओ तुम जाके सो जाओ और तुम्हारा कुछ नहीं होगा तुम। उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ, सर मेरा पता नहीं क्या होगा, ये नोटिस क्यों आया है, आप जितनी फीस लेना चाहो ले लो सर और मेरा केस निपटा दो। ये मैंने उसको चाय भी पिलाई, उसका फ़ोन नंबर लिया, मोबाइल नंबर लिया। मैंने कल आऊँगा तुम्हारी दुकान पे, तुम्हारे केस की पूरी मैं जानकारी तुमको दे दूँगा। ठीक है। था तो कुछ भी नहीं। हाँ। जिसका नोटिस था मुझे मालूम था वो कहाँ है। वो तो मैंने उसके पास अपने लड़के के हाथ से नोटिस पहुंचा दी, क्योंकि अपील की हेयरिंग का नोटिस था। नोटिस उसके पास पहुंच गया प्रॉपर जिसके पास था। इसकी दुकान पे गया, मैं चाय पी, मैंने उसको बोला तुम्हारा नोटिस नहीं था, स्पेलिंग गलत थी। उस बेचारे ने मेरे पैर पड़े और बोले मैं तो रात भर नींद नहीं आई मेरे को, मैं सो नहीं पाया। तो ऐसे वाक़े भी आते हैं। क्या बात है। तो ये बहुत मज़ेदार केस मेरे जीवन में ये आया हुआ था, वो मैंने आपको शेयर किया। बिल्कुल। ठीक। तो सर आजकल चैट जीपीटी, एआई ये सब आ गया है जो 2 मिनट में सारे सेक्शन टैक्स कैलकुलेट करके दे देता है, सारी चीज़ करके दे देता है। तो क्या आपको लगता है अगले 5-10 साल में एआई जो है वो कंसल्टेंट्स की जॉब ले लेगा, या फिर कंसल्टेंट्स को कोई नहीं? भविष्य में सबको, जितने भी मेरे प्रोफेशनल हैं, मैं सबको सलाह दे रहा हूँ कि आप एआई ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि एआई इज़ अ टूल। हाँ। एआई टूल है, मैं उसको खतरा नहीं मांगता, ये टूल है, पर कारीगर तो हम ही हैं। हमें पता है कि उस टूल को क्या यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। एआई आपको लॉ बता देगा, एआई आपको नोटिफिकेशन निकाल के दे देगा, एआई आपको ड्राफ्टिंग करके दे देगा, पर हमारे क्लाइंट के फैक्ट, उनका काम करने का इंटेंशन, उनका टैक्स बचाने का या टैक्स इवेशन का इंटेंशन था कि नहीं था, ये तो हमें ही पता है। एआई आपको जजमेंटल कभी नहीं दे पाएगा। हाँ। वो ड्राफ्टिंग दे पाएगा, पर उसके अंदर की जो उसकी भावना मुझे इंटेंशन में लानी है, या क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफिसर आपका इंटेंशन देखता है। हाँ, सही बात है। वो इंटेंशन चैट जीपीटी कभी नहीं ला पाएगा, या जेमिनाई नहीं ला पाएगा। वो हमें ही अपने उसमें ना कहा, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो उसको नहीं पता। प्रॉम्प्ट तो हमें ही देना है, क्योंकि वो हमारा टूल है, हमें बताना है कि उसको कैसे चलाना है, कि कैसे वो करना है। अब सबसे मेन चीज़, क्या एआई या जो भी ड्राफ्ट देगा वो क्या ऑफिसर्स के सामने प्रेजेंट होगा, वो क्या उनके सामने हमारे जितने भी फैक्ट्स है या जितने भी हमारे लिटिगेशंस पॉइंट है वो रखेगा क्या, वो तो हमें ही रखने हैं। हमें उसको अपने अकॉर्डिंगली डालना है, हमें उससे काम करवाना है।
पर एक और चीज़, आप यदि ड्राफ्टिंग ही उसके बेसिस में उससे से करवा रहे हो तो आप वहाँ रिप्लाई भी नहीं दे पाओगे, आप वहाँ बोल भी नहीं पाओगे। रिप्लाई तो आप ही को बनाना है। बिल्कुल। हेल्प उससे लीजिए, वो आपका टूल है। वो इस हमारे प्रोफेशन में वो हमारे एक असिस्टेंट है जो हमें चीज़ों को लेके देगा, लाके देगा कि भैया ये भी हमको निकाल के दे दो, वो भी निकाल के दे दो, ये इस तारीख को ये साइटेशन हुआ था, ये निकाल के दे दो। ये हमारे लिए एक असिस्टेंट का काम करेगा, टेक्स्ट प्रोफेशन का काम नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें अपने आप को ही प्रॉम्प्ट बनाना पड़ेगा डिपार्टमेंट के सामने, ऑफिसर्स के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आखिरी क्वेश्चन है कि कौन सी एक हैबिट है जो हर व्यापारी को आज से शुरू कर देनी चाहिए? मेरे हिसाब से हर व्यापारी को, क्योंकि अकाउंट्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस। बिल्कुल। हाँ। आप यहाँ पे लैक हो गए तो आप यहाँ पे अपना फाइनेंशियल लॉस कर देंगे। हर व्यापारी को आपके मंच के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, हर ट्रांजेक्शन का वाउचर, स्टॉक मेंटेनेंस, प्रॉपर बुक्स कीपिंग और हर इनवॉइस मेंटेन करना। एवरी वीक, डेली हो तो और अच्छी बात है, पर हर वीक कुछ समय निकाल के प्रॉपर अकाउंटिंग में 1 घंटा 2 घंटा देना ही चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आप यदि ये सोच लीजिए कि आपके अकाउंटेंट सब कर रहे हैं तो ये आपको बहुत बड़ा फॉल्ट है। एट द एंड लायबिलिटी आप ही की है। इसलिए कल से, आज से अपने वाउचरिंग, अपने डॉक्यूमेंटेशन पक्के रखिए। कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ जेन्युइन ट्रांजेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक पीसफुल नाइट से हुई, एक पीसफुल होके सोइए। बिल्कुल ठीक है। तो थैंक यू सो मच आने के लिए। आपने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी दी जीएसटी के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में। जितनी भी लोगों को सवाल थे, जितनी भी चीज़ें थी, उनको सब क्लियर हो गया होगा। तो आपको कैसा लगा आके? भावेश जी और आज जी बहुत अच्छा लगा मुझे आपके यहाँ पे मंच पे आके, और मैंने अपनी जो जानकारियाँ जितनी थी मैंने दी। और मैं चाहूँगा कि कुछ जो व्यापारी मेरे माध्यम से अगर कुछ अपने आप को अपडेट कर सकते हैं तो करें, और पे टैक्स इन रिलैक्स। मैं इतना ही बोलूँगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस आखिरी में ठीक है, आपसे विदा चाहता हूँ मैं। ओके, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे फैमिली मंच पॉडकास्ट के बारे में? मैं आपका पॉडकास्ट ऑलमोस्ट 4 महीने से रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच। चाहे स्टार्टिंग हो आपकी पंजवानी जी के यहाँ से, हाँ। परसों कल ही आपने संदीप भारद्वाज जी का डाला, उनका बहुत नॉलेजेबल था। हमारे घर में भी उसका यूटिलाइज करेंगे हम, मैं प्रॉमिस करता हूँ। क्योंकि वो जो उन्होंने पौधे बताए और आपकी मैंने देखे हैं, आपके जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं हमको कुछ ना कुछ सीख देख के गए हैं। ये हम पूरा पाउजा परिवार या पीडी पाउजा इन कंपनी की तरफ से आपको थैंक यू बोलते हैं। आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट करते रहिए। हमें हमारे हेल्थ के लिए, हमारी लाइफस्टाइल के लिए हमें कुछ ना कुछ नॉलेज देते रहिए, और कंटिन्यूसली इन्हीं चीज़ों में आप करते रहिए तो हमारे लिए भी अच्छा है। हम आपको ऐसे ही देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।